गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। आज हम इसी का दूसरा पहलू देखते हैं कि किस तरह से शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आज इसी का दूसरा पहलू हम देखेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है वो है एजुकेशन मेक्स फिलॉसफी अलाइव, यानी शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है। तो अगर आप ये देखो तो शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये देखें तो हम जैसे विभिन्न तरह के विचारक पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो, रूसो, अरस्तु, फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, ये सारे जो हम फिलोसफर्स, अरविंदो घोष, ये जो सारे फिलोसफर्स को हम पढ़ते हैं या जानते हैं या इनकी विचारधारा को हम जानते हैं, ये किसकी बदौलत जानते हैं? ये हम शिक्षा की बदौलत जानते हैं। यानी अगर हम देखें तो ये जो हजारों वर्ष पहले ये जो दार्शनिक थे, इनकी जो विचारधारा थी, आज भी हम लोग उनको पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये सिर्फ किसकी बदौलत संभव हुआ? ये शिक्षा की बदौलत संभव हुआ, क्योंकि शिक्षा ही इन दार्शनिकों के विचारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रही है। तो अगर हम ये देखें तो केवल दर्शन शिक्षा को प्रभावित नहीं करता, बल्कि शिक्षा भी दर्शन को प्रभावित करती है। अगर शिक्षा ना होती तो दर्शन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। जो भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं और इस तरह से दर्शन जीवित रहता है। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है एजुकेशन मेक्स फिलोसफिकल प्रिंसिपल कंक्रीट, यानी शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप कैसे देती है? कहने का मतलब ये है, जैसे हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि कोई कार्य करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक योजना और एक प्रयोग। ठीक है, तो अगर हम जब भी कोई कार्य करने का वो करते हैं, मतलब हमें कोई भी कार्य करना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। लेकिन हम कितनी भी योजना बना लें, अगर हम उस योजना का प्रयोग ना करें, यानी उसको अप्लाई ना करें, तो वो योजना किसी कार्य की नहीं है, वो वैसे ही पड़ी रहेगी, क्योंकि वो तो केवल हमारे माइंड में है। ठीक है, इसी तरह से दर्शन क्या है? दर्शन केवल सैद्धांतिक पक्ष है, मतलब ये बताता है कि जीवन ये है, आत्मा ये है, परमात्मा ये है और जीवन का अंतिम लक्ष्य ये है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, शिक्षण विधियाँ ऐसी होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ बताता है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर शिक्षा इसको लागू ना करे, यानी मतलब इन सिद्धांतों का प्रयोग वो शिक्षण में लागू ना करें या अपनी जो भी शिक्षा की योजना बनाते हैं उसमें लागू ना करें, तो ये क्या होगा? ये सिद्धांत ही बने रहेंगे, ये कभी मूर्त रूप नहीं ले पाएंगे। तो यानी जो भी दर्शन सिद्धांत देता है उनको मूर्त रूप प्रदान करती है शिक्षा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब इसका पहलू है कि अगर शिक्षा ना हो तो दर्शन कभी भी वास्तविक या मूर्त रूप में नहीं आ पाएगा, ये केवल एक विचार ही बना रहेगा, क्योंकि दर्शन और कुछ नहीं कर सकता, वो केवल सिद्धांत दे सकता है और उन सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है। इसके बाद अगला जो है वो है एजुकेशन फैमिलियराइजेस फिलॉसफी विद न्यू प्रॉब्लम्स, यानी शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। तो अगर आप ये देखो, प्राचीन समय से अब तक अगर हम देखें तो समाज में बहुत तरह का आपको परिवर्तन देखने को मिला। तो ये कैसे परिवर्तन हुआ? जाहिर सी बात है, ये समाज में परिवर्तन आए, परिस्थितियों में परिवर्तन आया, उन परिस्थितियों के आधार पर दार्शनिकों ने चिंतन किया और नई तरह के सुझाव दिए, पुरानी जो समस्याएं थी उनका समाधान किया, और इस तरह से अगर हम देखें तो ये समाज में बदलाव आया।
लेकिन अब बात यही है कि ये दर्शन विकसित कैसे होता है या किस तरह से शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। क्योंकि शिक्षा से क्या आता है, हमारे अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान से आता है विवेक, और विवेक से हमें सही गलत का विभेदीकरण करने की क्षमता आती है। तो दार्शनिक चिंतन जो कि इतना गहन विषय है, तो उसके लिए भी ज्ञान की ही तो आवश्यकता होती है। कोई एक जाहिल व्यक्ति इस तरह के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन तो नहीं कर सकता ना। तो शिक्षा क्या करती है, शिक्षा समाज में हो रहे बदलावों को उजागर करती है, और जब एक बार वो समस्याएं उजागर होती हैं तो फिर क्या होता है, दार्शनिक या दर्शन कह लो, उन समस्याओं को के बारे में विवेचन करते हैं, और उसके आधार पर नए, या कह लो कि पुराने दर्शन में ही कुछ सुधार होता है या नए दर्शन की उत्पत्ति होती है। इसको हम और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि प्राचीन समय में सारे विश्व में लगभग आदर्शवाद का ही बोलबाला था। सब जगह ऐसे लोग रहते थे जो ये मानते थे कि इस सृष्टि का संचालन ईश्वर ही कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें तो उस समय ज़्यादातर आप देखोगे विश्व के किसी भी कोने में सब ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने वाले लोग रहते थे, यानी आदर्शवाद का ही प्रचलन था। ठीक है, लेकिन अब आप एक बात बताओ कि क्या हमेशा आदर्शवाद ही रहा फिर समाज में, सारे विश्व में? नहीं ना। उसके बाद प्रकृतिवाद का उदय हुआ। तो प्रकृतिवाद अगर आप देखो तो क्यों हुआ, मतलब एक तरह से आदर्शवाद के विरोध में ही प्रकृतिवाद का उदय हुआ। आदर्शवाद कहता है कि मतलब ये भौतिक जगत असत्य है और केवल आध्यात्मिक जगत सत्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या आध्यात्मिक उन्नति या आत्मानुभूति की बात करता है वो। और प्रकृतिवाद कहता है ऐसा कोई जगत होता नहीं है। ठीक है, आदर्शवाद बालक को ज्ञानी बनाने पर बल देता है, और प्रकृतिवाद बालक में कौशलों के विकास की बल की बात करता है, और ये कहता है कि बालकों का ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय प्रशिक्षण आवश्यक है। तो अगर हम ये देखें तो ये जो परिवर्तन हुआ ये कैसे हुआ? जाहिर सी बात है, समाज की आवश्यकताओं में बदलाव हुआ होगा, समाज की परिस्थितियों में बदलाव हुआ होगा, और उन परिस्थितियों के अनुसार दर्शन में भी बदलाव हुआ। और ये हुआ कैसे? ये शिक्षा की बदौलत हुआ, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ज्ञान आता है और ज्ञान से चिंतन की शक्ति बढ़ती है, और इस तरह से शिक्षा क्या करती है, नई समस्याओं से परिचित कराती है। अब जैसे वर्तमान समय में देखें तो अगर आप देखो तो समाज का दर्शन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है, क्योंकि समाज की आवश्यकताएं बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, इसलिए समाज का दर्शन भी बदल गया है। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। जैसे इसको और सरल शब्दों में समझते हैं, जैसे अगर हम देखें कि इस तरह से समझें कि जैसे प्राचीन समय में भारत का ही देख लें तो कई सारी प्रथाएं बनी। ठीक है, वो प्रथाएं उस समय की समाज की मांग थी। ठीक है, जैसे हम कह लें पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, ये जैसे तो ये सारी जैसे पहले प्रथाएं थी। ठीक है, लेकिन बाद में ये प्रथाएं क्या हो गई, कुप्रथाएं हो गई। यानी जैसे समाज की परिस्थितियां बदली, समाज बदला, सब कुछ मतलब पूरा सामाजिक ताना बाना बदला, तो यही जो प्रथाएं थी ये कुप्रथाएं बदल गई। तो इन कुप्रथाओं का निवारण किसने किया? शिक्षा ने। आज अगर आप देखो तो ये जो बाल विवाह या सती प्रथा या छुआछूत का अंत, ये सब हुआ तो किसकी बदौलत हुआ? ये सब कुछ हुआ शिक्षा की बदौलत। तो अगर शिक्षा को देखें तो शिक्षा क्या करती है, दर्शन को नई समस्याओं से परिचित कराती है। जब नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनमें उनका विवेचन होता है, तो दर्शन क्या करता है, उनका एक तरह से विश्लेषण करता है। तो अगर देखो इसका तो दार्शनिक विश्लेषण का भी आधार अगर हम देखें तो क्या है, एक तरह से शिक्षा ही है। फिर इसके बाद क्या है, एजुकेशन मेक्स फिलॉसफी मोबाइल, शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है। इसका भी मतलब अगर हम देखें तो क्या करती है, आप ये देखो प्राचीन समय से अगर हम देखें आधुनिक समय तक तो निरंतर दर्शन में बदलाव आए हैं, और ये गतिशील भी है, मोबाइल भी है। अगर हम देखें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी हो रहा है। जैसे भारतीय आदर्शवाद की ही बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि मतलब शंकराचार्य जी की विचारधारा, फिर इसके बाद विवेकानंद जी की विचारधारा, दोनों मतलब अगर एक तरह से देखें तो आदर्शवादी ही हैं। लेकिन आप ये देखो तो शंकराचार्य जी की विचारधारा, विवेकानंद जी की विचारधारा, अरविंदो घोष की विचारधारा, इन सब की विचारधाराओं में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म सत्य है और जगत झूठा है।
ठीक है। तो विवेकानंद जी उसी बात का उससे एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म द्वारा निर्मित ये जगत भी उतना ही सत्य है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब किसकी बदौलत हो रहा है, ये शिक्षा की बदौलत हो रहा है, क्योंकि उसमें निरंतर शिक्षा दर्शन को गतिशील रखती है, उसमें निरंतर सुधार होता है और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी होता रहता है। तो आशा करता हूँ कि ये जो आज मतलब ये टॉपिक था, ये आज टॉपिक समाप्त हो गया और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है और किस तरह से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना आपको आवश्यक है और जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आगे के बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।